तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी में जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं मासिक मूल्यांकन के लिए, इनका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो स्कूलों में मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें से आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका जो मासिक टेस्ट जुलाई महीने का जो टेस्ट है उसमें कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया है और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार का है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। अब चलो मैं जल्दी से आपको आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखिएगा टोटली आपका 20 अंक का पेपर होगा, तो आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जाति समुदाय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिंगली और तमिल। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संतुलित पर्यावरण विकास के लिए। तो यहाँ से देख ले 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। अब इसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वर्ष 1973 से 74 की तुलना में 2013 से 14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख लें। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना है भाषा के आधार पर। क्या लिखोगे यहाँ पर, भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। देखो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना, ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। क्या नाम है, रियो डी जेनेरो, यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से लिख ले रियो डी जेनेरो, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है। तो देखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है ना, उसके ऊपर न्यायपालिका अंकुश रखती है। न्यायपालिका ये देखती है कि वर्तमान समय में जो कानून बनाए गए हैं वो क्या संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। तो न्यायपालिका इसके ऊपर नियंत्रण रखती है और ये देखती है कि कानून जो है वो संविधान के अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, उसके अलावा धारणीता विकास से क्या आशय है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये लिखा मानव विकास सूचकांक क्या है। यहाँ से आप सब लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। यहाँ से आप लोग अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट जरूर कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सकें। अब चलो जल्दी से मैं आपको अगला क्वेश्चन और उसका आंसर बताता हूँ। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये रहा, पहाड़ियों के क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो चलेगा जल्दी से हम प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के 2 उपाय क्या क्या है। तो देखिएगा पहला तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर, सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। और उसके अलावा दूसरा उपाय यहाँ पर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि पेड़ पौधे मिट्टी को जकड़ ले, पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी को जकड़ ले। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर लिख देना है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाने चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। अब चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो चलो जल्दी से हम प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये क्वेश्चन दिया गया है, जोलबेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो देखो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जोलबेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं ताकि आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर भी याद हो जाए। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन समझते हो। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आप लोग देख लें, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो ये पूरा का पूरा उत्तर है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा यहाँ से आप लोग याद अच्छे से जरूर कर लेना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देखते हैं। या फिर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। तो चलिएगा हम 7वें क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को समझाकर लिखिए। तो देख लीजिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। संघ सूची ये यहाँ पर आपको समझाई गई है, राज्य सूची ये लिखी है और समवर्ती सूची ये दी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ के और याद कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 में अब आपसे पूछा गया है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर। तो चलेगा जल्दी से हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है, या फिर हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं, भारत में इसके मापन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। इन दोनों ही प्रश्नों में से किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तरफ यहाँ पर आपको सार्वजनिक क्षेत्र लिख लेना है और एक तरफ यहाँ पर आपको निजी क्षेत्र लिख लेना है। अब इसके बाद में ये देखो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है, सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्तियों के ऊपर जो उत्पादन के साधन होते हैं, चलो इसको ऐसे लिखना, सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है ना। और इधर आपको लिख लेना है, निजी क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सार्वजनिक क्षेत्र में लिख देना है, सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और इसके अलावा निजी क्षेत्र में आपको लिख देना है, निजी क्षेत्र में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब इसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट आपको इसमें लिख देना है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण इसका उद्देश्य होता है और अधिकतम लाभ प्राप्त करना निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 अंतर इसके लिख देने हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब बहुत ही जल्दी मैं आपको अगले पेपर का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।